नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी पुलिस कांस्टेबल जी एग्जाम के लिए हिंदी की एक और महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट में। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए साथियों आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें स्वर कहा जाता है। राइट ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। और हिंदी में स्वरों की संख्या जो कि 11 होती है, ये ध्यान रखेंगे। राइट ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो। इनमें से ऐसा वाक्य चुनना है जिसमें सही विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया हो। तो मेरी सहेली के पास बहुत से नए नए योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। खिलौने अर्धविराम का प्रयोग किया गया है। कपड़े और जूते हैं पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रश्न में सही विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है। राइट ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं अन्य वाक्य जिनमें यहाँ पर योजक चिन्ह नहीं है, अर्धविराम नहीं है, इसमें भी योजक चिन्ह नहीं है, इसमें भी योजक चिन्ह नहीं है। जब एक ही जैसे दो शब्द आते हैं तो उनके बीच में योजक चिन्ह इस तरीके का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि साथ साथ या नए नए, इस तरीके से योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो जो कि पहले वाक्य में है, बाकी किसी भी वाक्य में प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए पहला वाक्य सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प को चिन्हित कीजिए। संज्ञा के आधार पर, विशेषण के आधार पर, क्रिया के आधार पर या फिर सर्वनाम के आधार पर। तो हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण जो कि संज्ञा के आधार पर होता है। राइट ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? तो हिंदी में कुल सर्वनाम जो कि 11 होते हैं। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सर्वनाम उन शब्दों को कहा जाता है जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर हो। ठीक है, उनको सर्वनाम कहा जाता है। कौन कौन से 11 हैं? तो जैसे कि तुम, मैं, ये सभी सर्वनाम हैं। आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या आदि, ये सर्वनाम हैं जो कि 11 हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने इनमें से क्या कहा है? अंता विशेषण, सामान्य विशेषण, बाह्य विशेषण या फिर असामान्य विशेषण। तो प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने अंता विशेषण कहा है। विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही प्रविशेषण कहा जाता है। राइट ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। अगर उदाहरण देखें तो मोहन बहुत सुंदर है। मोहन बहुत सुंदर है। तो यहाँ पर विशेषण कौन सा है? विशेषण है सुंदर। तो सुंदर की भी विशेषता यहाँ पर कौन बता रहा है? बहुत बता रहा है, इसलिए बहुत यहाँ पर प्रविशेषण हो जाएगा। जो विशेषण की विशेषता बताते हैं शब्द, उन्हें प्रविशेषण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? 3, 2, 4 या फिर 5। तो रचना की दृष्टि से क्रिया के सामान्यतः 2 भेद होते हैं, जिनमें पहला जो कि होता है सकर्मक क्रिया, ठीक है, और दूसरा होता है अकर्मक क्रिया। तो राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में 2 दिया है। ठीक है। और सकर्मक क्रिया किन्हें कहा जाता है? तो सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो, अर्थात जिस क्रिया के व्यापार का संचालन तो कर्ता से हो, परंतु जिसका फल या प्रभाव किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु पर पड़े। जैसे कि श्याम आम खाता है। इस वाक्य में श्याम करता है, खाने के साथ उसका कर्त रूप से संबंध है, इसलिए यहाँ पर सकर्मक क्रिया हो जाएगी। अकर्मक में, तो अकर्मक में जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर हो वे अकर्मक क्रिया कहलाती हैं। ठीक है। जैसे कि श्याम सोता है, इनमें से सोना जो कि अकर्मक क्रिया है, क्योंकि श्याम ही कर रहा है, कोई अन्य नहीं कर रहा है, इसलिए अकर्मक क्रिया होगी। अगला प्रश्न है, वह ऐसा दौड़ा कि सब पीछे रह गए। वाक्य में ऐसा क्या है? क्रिया विशेषण है, संज्ञा है या फिर अव्यय है? तो वह ऐसा दौड़ा कि सब पीछे रह गए।
वाक्य में ऐसा जो कि रीतिवाचक अव्यय है तो ये अव्यय हो जाएगा। राइट ऑप्शन डी इसका होगा। अगला प्रश्न है, लिंग के आधार पर असंगत सदयुग्म में से कौन सा है? तो श्रीमान का श्रीमती हो जाएगा स्त्रीलिंग, विद्वान का विदुषी स्त्रीलिंग हो जाएगा, युवा का युवती स्त्रीलिंग हो जाएगा, दाता का दात्री, जो कि गलत है, तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका दात्री नहीं दात्री हो जाएगा। दाता का बड़ी ई की मात्रा यहाँ पर लगेगी, ना कि छोटी ई की, तो राइट ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न, चाय शब्द का प्रयोग किस वचन में किया जाता है? एक वचन, बहुवचन, बहुवचन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चाय शब्द का प्रयोग जो कि हमेशा एक वचन में किया जाता है, राइट ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। अगला है, अपूर्ण भूतकाल का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? ज्ञानू रो रहा था, ज्ञानू 1 घंटे से सो रहा है, या ज्ञानू रोया, ज्ञानू सो गया था। तो इनमें से अपूर्ण भूतकाल का प्रयोग जो कि हो रहा है ऑप्शन नंबर ए में, ज्ञानू रो रहा था, यानी कि अभी क्रिया रोना यहाँ पर क्रिया है जो कि अभी समाप्त नहीं हुई है और ये हो भी रही थी और वर्तमान में भी चल रही है, तो यहाँ पर अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भूतकालिक क्रियाएं जिसके समाप्ति का पता नहीं चल पा रहा हो वहां पर अपूर्ण क्रियाएं कहलाती हैं। इसके अन्य उदाहरण हैं जैसे कि राधिका नाच रही थी या रामू सो रहा था। ठीक है, अगला प्रश्न है, इनमें से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? तो आम खाया जाता है, मैंने पुस्तक पढ़ी, पुस्तक पढ़ी जाती है, या धूप में चला नहीं जाता। तो धूप में चला नहीं जाता, राइट ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। ये यहाँ पर भाववाच्य हो जाएगा। वाच्य के अगर आपसे भेद पूछे तो वाच्य के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, जिनमें पहला होता है कर्तवाच्य, दूसरा होता है कर्मवाच्य और तीसरा जो कि भाववाच्य होता है। ये 3 वाच्य के भेद होते हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, कारक के भेद कितने होते हैं? 5, 6, 7 या 8? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कारक के 8 भेद होते हैं, डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, जिनमें से कर्ता कारक होता है, कर्म कारक होता है, संपदान होता है, करण होता है, अपादान होता है, संबंध होता है, अधिकरण होता है तथा संबोधन। ये 8 कारक के भेद होते हैं। इनकी विभक्ति जरूर आप लोग याद कर लीजिए। विभक्ति अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, कभी डायरेक्ट विभक्ति ही दे देता है और कभी कभी वाक्य में विभक्ति का प्रयोग करके पूछ लेता है कि कौन से कारक की विभक्ति का प्रयोग इसमें किया गया है। तो ये जरूर आप लोग याद कर लीजिएगा। अदरक का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? अदरक, आद्र, अदरक या फिर अदरक। तो अदरक का तद्भव रूप हो जाएगा अदरक। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा। अदरक नहीं होगा, अदरक होगा। ठीक है, का होगा यहाँ पर, खा नहीं, तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। कुछ अन्य शब्द हैं जिनके तत्सम तद्भव देख लेते हैं। तो अग्नि तत्सम होता है, इसका तद्भव जो कि आग होता है। ठीक है, रात्रि का तद्भव क्या होता है? तो रात्रि तत्सम है, इसका होता है तद्भव रात। ऐसे ज्येष्ठ, ज्येष्ठ का तद्भव क्या हो जाएगा? तो इसका होगा जेठ। ठीक है, ऐसे क्षार का तद्भव क्या हो जाएगा? तो क्षार तत्सम है, इसका तद्भव हो जाएगा खार। जैसे अच्छ है, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, तो अच्छ का जो तद्भव होगा ये आंख हो जाएगा। तो ये तत्सम शब्द हैं और ये तद्भव शब्द हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट शब्द हैं, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, अनुगामी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो कि किसी शब्द के पहले जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, वो उपसर्ग कहलाते हैं। और प्रत्यय इसी तरीके से किसी शब्द में पीछे जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। तो अनुगामी शब्द में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? तो अनुगामी आ हो जाएगा, छोटा आ हो जाएगा, अनु हो जाएगा या फिर अन हो जाएगा। तो इसमें अनु उपसर्ग हो जाएगा, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि अनु प्लस गामी, तो अनु उपसर्ग है, बाकी गामी शब्द है। रक्तिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो माँ, माँ, रक्ति, माँ, अमा, इमा, इमा ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इमा है, रक्तिमा, तो इसमें इमा प्रत्यय है, माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका, राइट ऑप्शन सी होगा, इसमें इमा प्रत्यय है। ठीक है, अगर इसका वाक्य संधि विच्छेद करेंगे तो होगा रक्त, ठीक है, प्लस इमा, तो इसमें इमा प्रत्यय जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है,
अनुराग का विलोम शब्द क्या होगा? विराग, सुहाग, वियोग या फिर विहंग। तो अनुराग शब्द का विलोम शब्द होगा विराग, राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी है। इसी तरीके से वियोग का विलोम शब्द क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वियोग का विलोम शब्द जो कि संयोग हो जाएगा। साथियों, वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगी रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें, ताकि जैसे ही आपसे रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। दोस्तों, इसी तरीके से चैनल पर यूपी री एग्जाम के लिए जीके जीएस की और यूपी जीके की महत्वपूर्ण प्रैक्टिस वीडियो चलाई जा रही हैं, जिनको आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो पाएगी। अगला प्रश्न है, अनय शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? यानी कि विलोम शब्द पूछा गया है। तो इनमें से अनय शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा नय, राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी तरीके से आदि का विलोम शब्द क्या होगा? बताएंगे आदि का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो आदि का विलोम शब्द हो जाएगा अंत, ठीक है। और ऊपरी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो ऊपरी का विलोम शब्द हो जाएगा अध, ठीक है। अनघ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? ये शब्द पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा अघ। अनघ का अघ, ऊपरी का हो जाएगा अध, ठीक है। आदि का हो जाएगा अंत। अगला प्रश्न है, विकल्पों में दिया गया कौन सा शब्द निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो मेरे घर मेरे विद्यालय के पास ही है। तो पास का इनमें से कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? निकट, समीप, दूर या फिर सन्निकट। तो इनमें से दूर नहीं है, राइट ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। ये पास का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। बाकी सभी निकट, समीप, सन्निकट या नजदीक होता है या आसपास होता या करीब होता, ये सभी पास शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है, आडंबर का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? तो आडंबर का पर्यायवाची शब्द इनमें से ढोंग, पाखंड और ढकोसला, ये तीनों जो कि आडंबर के पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन दर्प जो कि आडंबर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। ये दर्प अहंकार का पर्यायवाची शब्द है। किसका है? तो अहंकार का है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है? गुलाब, बेला, चमेली, रात रानी। तो अनेकार्थी शब्द इनमें से कौन सा है? तो बेला शब्द के अर्थ हैं जिनमें से समय, एक फूल, कटोरा, लहर आदि हैं, इसलिए बेला अनेकार्थी शब्द हो जाएगा, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? एक तरफ शब्द युग्म है, एक तरफ उनके अर्थ और भेद हैं। तो अनिल, अनल हो जाएगा। तो अनिल का अर्थ होता है हवा, अनल का होता है आग, ये सही है। अंश का होता है हिंसा, और इस तरीके से अंश जो सरौता वाली होती है सा, इसका होता है अर्थ कंधा। अपेक्षा का होगा आशा, उपेक्षा का होगा निरादर, अवलंब का अधर या अविलंब का विलोकित। तो इसका गलत है, ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगर इसके सही अर्थ देखेंगे तो अवलंब का सही अर्थ होता है सहारा, ठीक है, और अविलंब का सही अर्थ होता है तुरंत। तो सहारा और तुरंत अगर यहाँ पर होता तो ये सही होता। अगला प्रश्न है, निम्न वाक्यांश के लिए एक सही शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। परलोक से संबंध रखने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? पुरलौकिक, समलौकिक, पारलौकिक या फिर पारलौकिक। तो परलोक से संबंध रखने वाला, इसका एक शब्द हो जाएगा पारलौकिक, राइट ऑप्शन डी इसका होगा। अगला प्रश्न है, जिसका मूल्य ना आंका जा सके, वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द क्या हो जाएगा? तो इसका एक शब्द हो जाएगा अमूल्य। जिसका मूल्य ना आंका जा सके, अमूल्य, राइट ऑप्शन ए होगा। यदि छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं। यह स्वर संधि कहलाती है। यह कौन सी स्वर संधि कहलाती है? दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, गुण स्वर संधि या फिर अयादि स्वर संधि। तो यह कौन सी संधि कहलाती है? तो यह गुण स्वर संधि कहलाती है, राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। जैसे कि अगर इसका उदाहरण देखें तो जैसे कि देवेंद्र का करेंगे संधि विच्छेद, तो देव प्लस इंद्र, ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा देवेंद्र हो जाएगा। इसी तरीके से देव प्लस ईश का अगर करेंगे
तो यहाँ पर ए बन जाएगा, देवेश हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वाह यहाँ पर आ रहा है और प्लस ई आ रहा है, तो यहाँ पर ए बन जा रहे हैं। ठीक है, ये गुण स्वर संधि हो जाएगा। अगला है आपाद मस्तक, किस समास का उदाहरण है? द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास या फिर द्विगु समास। तो आपाद मस्तक जो कि अव्ययी भाव समास का उदाहरण हो जाएगा। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इन वाक्यों में आपको देखना है किसमें वर्तनी अशुद्ध है। तो यदि इसकी तलाशी लोगे तो घड़ी मिल जाएगी, ये सही है। स्वस्थ रहने वाले लोगों को वैद्य के पास नहीं जाना पड़ता, ये भी सही है। वह इंकार कर देने का परिणाम जानता है, ये भी सही है। यौवन वह काल है जब चरित्र का निर्माण, यहाँ पर अड़ा होगा ना कि ना होगा, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा। इसमें अशुद्ध वर्तनी का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है रस के अवयवों की संख्या कितनी होती है? 9, 4, 8 या फिर 7। तो रस के अवयवों की संख्या जो कि 4 होती है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन कौन से होते हैं? जो कि विभाव होता है पहला, ठीक है, अनुभाव होता है दूसरा, तीसरा होता है स्थायी भाव जो कि बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, और चौथा होता है जो कि संचारी भाव। ये रस के 4 अवयव होते हैं। और रस कितने होते हैं? तो रसों की संख्या 9 होती है। इनके स्थायी भाव जरूर याद कर लीजिएगा। अनुष्टुप क्या है? एक छंद है, एक अलंकार है, एक रस है या फिर एक गुण है। तो अनुष्टुप जो कि एक छंद है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है तुलसीदास सिदत निस दिन देखत तुम्हार निठुराई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? श्रुत्यानुप्रास अलंकार, अंत्यानुप्रास अलंकार, लाटानुप्रास अलंकार या वृत्तानुप्रास अलंकार। तो इन पंक्तियों में श्रुत्यानुप्रास अलंकार है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि इसमें ता व दा और ना वर्णों की आवृत्ति हो रही है। जब किसी पद में एक ही उच्चारण स्थान वाले वर्णों की बार बार आवृत्ति हो तो वहां पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार होते हैं। ठीक है, और यह अनुप्रास अलंकार का भेद है। साथियों, अनुप्रास अलंकार के जितने भी भेद हैं, शायद 6 भेद हैं, तो उनको आप भली भांति ध्यान याद कर लीजिए और उनसे संबंधित जो भी उदाहरण हैं उनको भी देख लीजिए, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला है छठा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? तो छठा विश्व हिंदी सम्मेलन जो कि लंदन ब्रिटेन में संपन्न हुआ है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। ठीक है, और पहला विश्व हिंदी सम्मेलन अगर आपसे पूछे तो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन जो कि 10 जनवरी 1975 को भारत के नागपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? भारत के नागपुर में हुआ था। और 13वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो कि 2023 में हुआ है, ये कहाँ हुआ है? तो ये फिजी देश में हुआ है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है आगे नाथ न पीछे पगहा, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? मूर्ख धनवान, माँ बाप का ना होना, किसी तरह की जिम्मेदारी का ना होना या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आगे नाथ न पीछे पगहा, इस लोकोक्ति का अर्थ होगा कि किसी तरह की जिम्मेदारी का ना होना। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। बूंद बूंद से घट भरे, सही विकल्प का चयन करके लोकोक्ति पूरी कीजिए। टपकता रीतो होए, या घट भरे सो टपकत जाए, या घट भरे सो खाली होए, या घट रीतो होए। तो बूंद बूंद से घट भरे और टपकत रीतो होए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसका अर्थ होता है कि थोड़ा थोड़ा करने से बड़े बड़े कार्य पूर्ण हो जाते हैं तथा थोड़ी थोड़ी हानि होने से एक दिन सारा काम बिगड़ जाता है। अगला प्रश्न है आदिकाल का संभावित समयारंभ कौन सा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो विभाजन है काल विभाजन, जो कि 4 प्रकार से किया गया है, जिनमें से पहला है जो कि है आदिकाल, जो प्रश्न में पूछा गया है। आदिकाल का समय आरंभ क्या है? तो ये 1050 ईस्वी से लेकर 1375 तक है। और दूसरा जो है, दूसरा आपका पूर्व मध्यकाल है, पूर्व मध्यकाल जिसे भक्ति काल कहा गया है। ये 1375 से लेकर 1700 तक है। ठीक है, तीसरा है उत्तर मध्यकाल, इसे ही रीतिकाल कहा गया है, ये 1700 से लेकर 1900 तक है। ठीक है, और चौथा जो कि आधुनिक काल है जिसे गद्य काल कहा गया है, ये 1900 से लेकर आज तक कह सकते हैं, या 1984 कुछ विद्वान कहते हैं। तो आदिकाल को वीर गाथा काल भी कहा जाता है,
तो ये सभी जो 4 काल विभाजन है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है। पूछा है कि आदिकाल का संभावित समयारंभ क्या है, तो 1050 है। राइट ऑप्शन डी इसका होगा। नीचे गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको सही देने हैं। तो सबसे पहले गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है कि मृत्युंजय और संघमित्र की मित्रता पाटलिपुत्र के जन जन की जानी बात थी। मृत्युंजय जन जन द्वारा धन्वंतरी की उपाधि से विभूषित वैद्य थे और संघमित्र समस्त उपाधियों से विमुक्त भिक्षु। मृत्युंजय चरक और सुश्रुत को समर्पित थे, जो संघमित्र बुद्ध के संग और धर्म को। प्रथम का जीवन की संपन्नता और दीर्घायुष्य में विश्वास था, तो द्वितीय का जीवन के निराकरण और निर्वाण में। दोनों ही 2 विपरीत तटों के समान थे, फिर भी उनके मध्य बहने वाली स्नेह सरिता उन्हें अभिन्न बनाए रखती थी। यह आश्चर्य है, जीवन के उपासक वैद्यराज को उस निर्वाण के लोभी के बिना चैन ही नहीं था। पर यह परम आश्चर्य था कि समस्त रोगों को मलों की तरह त्यागने में विश्वास रखने वाला भिक्षु भी वैद्यनाथ के मोह में फंस अपने निर्वाण को कठिन से कठिनतर बना रहा था। वैद्यराज अपनी वार्ता में संघमित्र से कहते, निर्वाण मोक्ष का अर्थ है कि आत्मा का मृत्यु पर विजय। संघमित्र हंसकर कहते, देह द्वारा मृत्यु पर विजय मोक्ष नहीं है, देह तो अपने आप में व्याधि है। तुम देह की व्याधियों को दूर करके कष्टों से छुटकारा नहीं दिलाते, बल्कि कष्टों के लिए अधिक सुयोग जुटाते हो। देह व्याधि से मुक्ति तो भगवान की शरण में है। वैद्यराज ने कहा, मैं तो देह को भगवान के समीप जीते ही बने रहने का माध्यम मानता हूँ, पर दृष्टियों का यह विरोध उनकी मित्रता के मार्ग में कभी बाधक नहीं बना। दोनों अपने कोमल हास और मोहक स्वर से अपने अपने विचारों को प्रस्तुत करते रहते। तो ये गद्यांश है, इसके अनुसार आपको जो भी नीचे प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर देने हैं। तो देह व्याधि के निराकरण के बारे में संघमित्र का क्या विचार था? तो संघमित्र देह व्याधि से मुक्ति भगवान की शरण से मानते थे। राइट ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। संघमित्र जीवन की संपन्नता और दीर्घायु, ये भी गलत। संघमित्र के अनुसार देह व्याधियों से मुक्त संभव नहीं था, ये भी गलत है। तो राइट ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है, आत्मा की मृत्यु पर विजय ही मोक्ष है, ऐसा किसका मानना है? तो आत्मा की मृत्यु पर विजय ही मोक्ष है, जो कि मृत्युंजय का मानना है। राइट ऑप्शन ए इसका होगा। व्याधि और सुयोग शब्दों में क्रमशः प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो व्याधि और सुयोग इन शब्दों में उपसर्ग, जो कि व्याधि में वी उपसर्ग है और सुयोग में सु उपसर्ग है। ठीक है, राइट ऑप्शन डी इसका होगा। संघमित्र और मृत्युंजय के विषय में कौन सा विकल्प सही है? तो मृत्युंजय सदा जीवन जीते हुए निर्वाण प्राप्ति के समर्थक थे। संघमित्र जीवन की संपन्नता और दीर्घायु में विश्वास रखते थे, गलत है, उल्टा दिया है। संघमित्र और मृत्युंजय जो दोनों मित्र थे, उनके भी जीवन सिद्धांत, ये भी गलत है। एक वैद्य थे और एक पूजा पाठ करते थे। संघमित्र जीवन के निरोग बनाकर आनंद पूर्वक जीने व दीर्घायु रहकर उपभोग का आनंद, तो उपभोग आ गया, कहीं बात नहीं की गई है। मित्र होते हुए भी उन दोनों के जीवन सिद्धांत विपरीत थे, तो राइट ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। तो साथियों, ये थी आज की महत्वपूर्ण वीडियो। अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।